तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 17वीं एकीकृत संयुक्त परीक्षा 2024 यानी कि बीपीएससी 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट है और सेट नंबर 3 है। एक्चुअली नॉट मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ये सेट नंबर 3 है। पहला प्रश्न है हमारा कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। तो सीधे हम चलते हैं कि हर्ट्ज में नापा क्या जाता है। असल में तो हर्ट्ज में जो है आवृत्ति नापी जाती है। आवृत्ति ऐसा है कि मतलब कोई भी घटना के एक पुनरावृत्ति, मतलब उसके बार बार होने में, मतलब एक इकाई समय में बार बार घटित होने की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। यानी कि इकाई समय में एक सेकेंड में कोई भी जो चक्रण है वो कितना चक्र लगाता है वो आवृत्ति कहलाता है। और ये जो हर्ट्ज है इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो ध्वनि तरंग होते हैं उनके आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। सीपीयू प्लांक दर मापा जाता है इससे। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसकी गति मापी जाती है और डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति भी इससे मापी जाती है। और ये जो नाप की ये जो हर्ट्ज है, अगर हम हर्ट्ज की बात करें तो ये एक जर्मन भौतिक विज्ञानी हुए जिनका नाम हेनरिक हर्ट्ज है। 1857 से 1894 तक ये रहते हैं। उनके नाम पर हर्ट्ज नाम रखा गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने 1935 में इस फ्रीक्वेंसी मापने वाले जो राशि है उसका नाम रखा था। जबकि पहले यानी कि आवृत्ति ये जो हर्ट्ज है इसे सीपीएस कहा जाता था, यानी कि साइकिल पर सेकेंड। सन 1970 के दशक तक बड़े पैमाने पर इसका नाम बदलकर हर्ट्ज कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस जिसका कि संरचना आप देख रहे हैं और ये जो नीले कलर का हिस्सा जो बीच में दिख रहा है असल में यही हाइपोथैलेमस है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। तो ये हमारे मस्तिष्क के बीच में स्थित एक छोटा और महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि बाहरी तापमान में वृद्धि के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए रक्त वाहिकाओं को फैलाने का संदेश भेजता है, जिससे हमारा जो शरीर का तापमान है या टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब इसके हम कामों की बात कर लें तो ये क्या क्या काम करते हैं। देखिए, हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है और जो हमारे दैनिक शारीरिक चक्र हैं उसको बनाए रखने का काम करता है, भूख पर कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारा सेक्स मतलब यौन व्यवहार है उसका प्रबंधन करता है। होता ऐसा है कि जब हाइपोथैलेमस को लगता है कि यार बहुत अधिक गर्मी लग रही है तो क्या करता है, हमारे शरीर में जो पसीने की ग्रंथि होती हैं उनको पसीना बाहर निकालने के लिए संदेश भेजता है। इसके अलावा जब ऐसा लगता है कि बाहर ठंड ज़्यादा है तो ये ऑर्डर देता है, तो जो हमारी रोम छिद्र रोम हैं वो जो है सिकुड़ जाती हैं, तो ठंडा लगना थोड़ी सी कम हो जाता है। हालांकि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस के अलावा हमारी त्वचा, संवहनी तंत्र और जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो और अंतःस्रावित तंत्र और तंत्रिका तंत्र भी शामिल है। अब देख लें अगर हम कि कौन कौन से हार्मोन्स का श्रावण करता है, तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये प्रसव प्रक्रिया यानी कि बच्चे के जन्म के समय और स्तनपान में सहायता करता है। इसे ममता हार्मोन भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। वैसोप्रेसिन की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में पानी की मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा डोपामाइन जो कि एक अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन है उसका भी श्रावण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सोमाटोस्टैटिन ये सबसे खतरनाक हार्मोन है जो कि बहुत प्रकार के हार्मोन के श्रावण को रोकने का काम करता है, जैसे वृद्धि हार्मोन।
तो वृद्धि हार्मोन का ऐसा है कि मतलब मानव शरीर में 18 वर्ष तक इसका वृद्धि हार्मोन का लगातार उत्सर्जन होता रहता है, क्योंकि इसी से हमारा शरीर जो है विकास करता है, बड़ा होता है। तो 18 साल के बाद अगर ऐसा हो कि उस पे कंट्रोल ना रहे वृद्धि हार्मोन पे, तो भाई तो आदमी तो बिल्कुल एकदम बांस हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो सोमाटोस्टैटिन हार्मोन है ये कई अन्य प्रकार के हार्मोनों के स्रावण को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है उसमें कुछ समस्या आ जाए तो क्या होगा? इससे संभावना है कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए या बुलिमिया या एनोरेक्सिया जैसी बीमारी हो जाए और कुछ खाने से संबंधित रोग भी हो जाए। ऐसे तो जो कुछ रोग हैं अगर हम उसको देखेंगे तो इसमें एक है डायबिटीज इंसिपिडस। और ऐसी स्थिति यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस की स्थिति तब आती है जब हमारा हाइपोथैलेमस जो है पर्याप्त मात्रा में वैसोप्रेसिन का उत्पादन और रिलीज नहीं करता। अब जैसा कि पहले ही बताया कि जो वैसोप्रेसिन है ये हमारे पानी और मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो जब इसका अच्छे तरीके से वैसोप्रेसिन का उत्पादन नहीं होगा तो हमारी किडनी बहुत अधिक पानी खो देगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी और बहुत ज़्यादा पेशाब भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य बीमारी है वो है प्रेडर-विली सिंड्रोम, जो कि एक प्रकार का वंशानुगत या जेनेटिक डिसीज़ है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस को यह एहसास नहीं होने देता कि जब आप खा रहे हैं तो आपका पेट भर चुका है और आप मतलब ये दिमाग पर से कंट्रोल हटा देता है कि आपको कितना खाना है, या बस आदमी लगातार खाया जा रहा है। तो जो मोटापे का खतरा जो बना रहता है ना वो इसी की वजह से होता है, प्रेडर-विली सिंड्रोम की वजह से। इसके अलावा कॉलमन सिंड्रोम होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सिंड्रोम है इसका हाइपोथैलेमिक डिसीज से जेनेटिक संबंध है। इसमें क्या होता है, ये जो बच्चे हैं उनमें यौवन का देरी से आना होता है या फिर यौवन ना आना जैसी भी समस्या उत्पन्न होती हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ती कॉलमन सिंड्रोम की वजह से, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए फादर ऑफ करेंट मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ये लेवोजियर को कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जिनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर, या कहीं कहीं ने लोआसियो भी कहा जाता है। तो इन्होंने 1787 ईस्वी में, हालांकि इनका जन्म 1743 में हुआ था और 1794 में इनका देहांत हुआ, तो इन्होंने सन 1787 ईस्वी में एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक लिखी और इनके खोजों ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इनका ही देन है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो रसायन विज्ञान है इसके लिए पहली बार जो वैज्ञानिक विधि अगर विकसित की गई किसी के द्वारा तो वो व्यक्ति अल्केमी गेवर थे, जो कि फारस के थे। 815 ईस्वी में किया गया। और जोसेफ ब्लैक की बात करें तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को सन 1754 में अलग किया था। इसके अलावा जोसेफ ब्लैक के द्वारा ही गुप्त ऊष्मा के कॉन्सेप्ट की व्याख्या की गई थी। फिर क्या हुआ कि हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की। मतलब ऐसा है कि 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, यानी कि गैस की खोज की जिसके बारे में वो नामकरण नहीं कर पा रहे थे। तो सन 1783 ईस्वी में लेवोजियर ने इस खोजे गए गैस का नाम हाइड्रोजन दिया था। ठीक है, हालांकि हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी, लेकिन हाइड्रोजन का नामकरण लेवोजियर के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स विल्हेम सीले, जिन्हें कि सीले भी कहा जाता है, और जोसेफ प्रिस्टले। तो चार्ल्स विल्हेम सीले ने 1773 ईस्वी में और जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से अलग किया था। और 1778 ईस्वी में ये जो लेवोजियर ही थे जिन्होंने ऑक्सीजन की पहचान की और इसका नामकरण किया। तो नामकरण के लिए भी लेवोजियर को जाना जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कि भारत के संदर्भ में रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के संदर्भ में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। और इन्होंने देश की पहली दवा कंपनी बंगाल फार्मास्यूटिकल की स्थापना भी की थी। इसके अलावा ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के पितामह की बात करें तो ये रॉबर्ट बर्न्स
वुडवर्ड को कहा जाता है, जिन्होंने मुख्य रूप से सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम किया और इसी क्षेत्र में योगदान दिया। इन्होंने क्या किया कि जटिल प्राकृतिक उत्पादों को संश्लेषित करने और उनकी आणविक संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को निर्धारित करने की प्रक्रिया बताई, और इसी कार्यों के लिए इन्हें सन 1965 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड को, जो कि रसायन विज्ञान के ग्रांड फादर या पितामह हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। मैंने गैस को सूंघो हंसो, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे हंसने वाला गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अब नाइट्रस ऑक्साइड गैस की अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये क्या है, एक रंगहीन और अज्वलनशील यानी कि गैर ज्वलनशील गैस होती है, जिसकी गंध जो है थोड़ी सी मीठी होती है, और इसको लाफिंग गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सूंघने के बाद आदमी को जो उत्साह का एहसास होता है और हंसने लग जाता है। और इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो चिकित्सा और दंत प्रक्रियाओं में सामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एरोसोल व्हिप्ड क्रीम और कुकिंग स्प्रे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल रेसिंग में इंजन को तेज चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मनोरंजन के लिए तो ऑफकोर्स किया ही जाता है। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इस गैस की खोज कि यह हंसाने वाली गैस है, इस बात की खोज वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने की थी, जबकि इस गैस की खोज जो है यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ठीक है, और अब जैसा कि पहले बताया आपको कि चिकित्सा और दंत चिकित्सा में सामक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन बहुत ही एक अजीब घटना घटा था कि अमेरिका में दांत के एक डॉक्टर थे जिनका नाम होरेस वेल्स था। इन्होंने एक प्रदर्शनी के समय देखा कि इस गैस को सूंघने वाले जो लोग हैं उनको उसमें से एक व्यक्ति को चोट लग गई, लेकिन उसको दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो फिर ये जो डॉक्टर थे इन्होंने क्या किया कि जब किसी का दांत निकाल रहे थे तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया, जो किसी हद तक कामयाब रहा। लेकिन क्या हुआ कि जो चिकित्सा जगत है उन्होंने इसे पूरी तरह सफल नहीं माना, जिसकी वजह से इन डॉक्टर का, जिनका नाम है होरेस वेल्स, इनका सार्वजनिक अपमान हुआ और इससे ही क्षुब्ध होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो उनकी मृत्यु के 150 साल बाद अब वर्तमान में देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड को बेहोश करने वाली दवा के रूप में दांतों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर का नाम था होरेस वेल्स, जिन्होंने सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया दांतों के इलाज में, है ना। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। विकल्प हैं धातु, गैस, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, तत्व की अगर हम बात करें तो तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं जो, और इनके परमाणुओं को और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो देखिए धातु, अधातु, उपधातु ये सभी तत्व हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा गैस, क्योंकि गैस क्या है, ये मिश्रण है, बहुत सारे गैस मिले होते हैं इसलिए ये मिश्रण है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर गैस होता तो फिर वो तत्व होता, है ना। अब सही विकल्प यहाँ पे बी हो गया कि इनमें से जो गैस है वो तत्व नहीं है बल्कि वो मिश्रण है। तो जो तत्व हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु जो होते हैं इनमें क्या है, धात्विक चमक पाई जाती है। जैसे आप सोना देखेंगे तो उसकी अलग चमक है, चांदी है उसकी अलग चमक है, कॉपर है उसकी अलग चमक है, जिंक है उसका अलग चमक है। तो इसके अलावा ये परावर्तक भी होते हैं, प्रकाश के परावर्तक होते हैं। इसके अलावा ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, प्लेटिनम, जस्ता, टिन और चांदी। इसके अलावा अधातु की बात कर लें तो ऐसे जो धातु नहीं है अधातु कहलाते हैं। इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, ऊष्मा और विद्युत की ये कम चालक होती हैं, कुचालक नहीं होती हैं, कम चालक होती हैं। और
इनको ये मतलब इनमें जो नम्यता का गुण होता है वो नहीं पाया जाता। उदाहरण की बात करें फास्फोरस, सल्फर, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन वगैरह। उपधातु की बात करें तो ये तत्व के आधार पर धात्विक या अधात्विक प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि धातु और अधातु के बीच में आता है। उदाहरण की बात करें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी जिसे कि बिस्मथ भी कहा जाता है, ये इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तो ये जो उपधातु हैं ये असल में ऊष्मा और विद्युत के अर्धचालक होते हैं और अर्धचालक गुण ही इनका बहुत ही काम का हमारे लिए है। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का उपयोग जो है लगभग हर माइक्रोचिप में किया जाता है। आप हमारा जो फ़ोन चलता है, बहुत सारे जो आज चीज़ चल रहे हैं माइक्रोचिप में ही होता है और उसका प्रयोग जो है सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन का प्रयोग ही माइक्रोचिप में किया जाता है। इसके अलावा बोरान की अगर हम बात करें तो बोरान का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर को स्थिर रखने के लिए जो उसमें नियंत्रक छड़ होती है या कंट्रोलर रॉड होती है उसको बनाने में बोरान का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम का उपयोग जो है जो कैमरा होते हैं उनके लेंस बनाने में किया जाता है। और जो आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक 74 जो है उसका उपयोग जो है ट्यूमर का पता लगाने और क्या कहते हैं थर्मल इमेजिंग में काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर कि पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान जो है 7 होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि पानी का पीएच मान जो है 7 है। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा 7। अब देखिए जो पीएच मान है ना असल में ये बताता है किसी भी पदार्थ के लिए कि वो अम्ल उसकी प्रकृति कैसी है, अम्ल है या क्षार है। जो ये बताता है कि जो पानी मतलब पीएच मान से ये पता चलता है कि पानी सही है अथवा हमारे लायक कैसा है। अब 7 जो है ये तटस्थता को मतलब कि न्यूट्रल को दर्शाता है, तो पीएच 7 मतलब पानी पीने योग्य है, बिल्कुल सही है। हालांकि पीएच का जो लेवल है 0 से लेकर 14 तक होता है और 7 इसमें न्यूट्रल होता है। तो मतलब जिस भी पानी का मान अगर 7 पीएच के बराबर है तो न्यूट्रल है, अगर 7 से कम है तो पानी अम्लीय होगा यानी कि एसिड कैरेक्टर का होगा। जबकि अगर पीएच मान का वैल्यू जो है 7 से ऊपर होगा तो वो बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। अब देख ले थोड़ी सी हम देख लें कि जो वर्षा का जल होता है या वर्षा का पानी होता है उसका पानी जो पीएच मान है वो 5.65 होता है लगभग, यानी कि ये अम्लीय होता है। जबकि जो बोतल बंद खनिज पेयजल होते हैं जो हम खरीदते हैं तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका पीएच मान जो है 7.1 से 7.5 के बीच होता है। जबकि समुद्री जल का पीएच जो है 8 होता है और हमारे खून का पीएच मान जो है 7 है ना। अब आगे बढ़ें, 7 नंबर देखेंगे तो 7 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन से घटक मुख्य हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी मुख्य होता है, मीथेन भी मुख्य होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी मुख्य होता है और ओजोन भी होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। तो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे गैस होते हैं जो कि गर्मी को रोकने का काम करते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव का वजह बनती हैं। यानी कि अगर ये गैस ना हो तो हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है, यानी कि रहने लायक रह ही नहीं पाए, क्योंकि ये क्या करती हैं सूरज से जो इंफ्रारेड किरणें आती हैं उनको रोकती हैं और वापस धरती पर परावर्तित करती हैं, जिससे धरती तापमान के क्रम में रहने योग्य हमारे लिए है। तो और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये उत्पन्न करती हैं। अब अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैसों का इस संसार में अनुपात क्या है, तो सबसे अधिक जो है यानी कि अगर हम घटते क्रम में देखें तो सबसे अधिक मात्रा जो है जलवाष्प का है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा डालता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर मीथेन आता है और चौथे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड आता है और 5वें नंबर पर ओजोन आता है। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यानी कि ऑक्सीजन इनमें से किन में नहीं होता है। केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। तो ऑक्सीजन जो है केरोसिन या मिट्टी के तेल में अनुपस्थित होता है, इनमें नहीं होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। कांच में ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में ऑफ कोर्स क्योंकि मिट्टी में वायु का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा केरोसिन में। सीमेंट के लिए ऑक्सीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, तो सही विकल्प यहाँ पे सिर्फ बी हो जाएगा
कि ऑक्सीजन ए हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है केरोसिन या मिट्टी के तेल में नहीं पाई जाती है। और प्रश्न नंबर 9 है कि एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अनिरुद्ध हथिराय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, टॉनी मॉरिसन। तो ये जो एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी, रस्किन बॉन्ड। और नेक्स्ट है 10वां नंबर की बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? अब 22 मार्च 1912 को बिहार का विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। तो उसी को याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। हालांकि इसकी घोषणा नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा की गई थी। सन आप कमेंट करके बताएंगे कि किस सन में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर इन सभी को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। सिर्फ बिहार ऐसा है, और चूंकि राजनीतिक मामला है तो इससे पूछ सकता है, क्योंकि इस बार बहुत सारे चांस थे कि सरकार मतलब मिलीजुली बनी है केंद्र में, तो हमारे प्रदेश के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार जी भी गठबंधन में शामिल हुए। तो ऐसा था कि हो सकता है कि बिहार को दे दिया जाए विशेष राज्य का दर्जा, पर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा कि बिहार राज्य को कभी भी यानी कि आज तक विशेष श्रेणी दर्जा नहीं प्रदान किया गया। अब देखिए क्या है कि 11 राज्य हैं जिन्हें यह दर्जा प्रदान किया जा चुका है, जिसमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तो शामिल हैं ही। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड को प्रदान किया जा चुका है। अब देखिए इन 11 राज्यों को याद रखने का सिंपल तरीका है कि अब जो 7 सिस्टर स्टेट हैं वो पूरे हैं, उनके साथ सिक्किम भी है, तो 7 1 8 हो गया, जम्मू कश्मीर 9 हो गया और हिमाचल प्रदेश 10 हो गया। बस हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है और उत्तराखंड, ठीक है, 11 हो गया। तो इन राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, इसके पीछे कुछ बड़ा ही तकनीकी कारण है। पहला तो यह है कि इन राज्यों में दुर्गम भौगोलिक स्थिति है, यानी कि जो यहाँ की भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक बनावट है, काफ़ी दुर्गम है, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है और सामाजिक आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो राज्य हैं ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, इसके कारण यहाँ पर उद्योग धंधा लगाना मुश्किल है। और ये जो विशेष श्रेणी का दर्जा है असल में इसको देने का फैसला राष्ट्रीय विकास परिषद लेती है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। क्योंकि 2000 तक ही यह दर्जा प्रदान किया गया है, उसके बाद अभी नहीं प्रदान किया गया हाल में। तो इसमें जो मेंबर होते हैं वो योजना आयोग के सदस्य शामिल होते रहे हैं। अब चूंकि योजना आयोग है नहीं तो नीति आयोग, ठीक है। अब अगर हम इतिहास देखें कि भारत में क्या रहा है इसका इतिहास विशेष राज्य श्रेणी दर्जा देने का, मतलब राजनीतिक होना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ है तो सबसे पहले क्या हुआ कि सन 1969 में यानी कि 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन यानी कि 5वें वित्त आयोग ने गार्डिगल फार्मूले के तहत 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था। इनमें शामिल थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। यानी कि सबसे पहले असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को गार्डिगल फार्मूले के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब कभी कभी पूछा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के तहत प्रदान किया गया था, तो गार्डिगल फार्मूले के तहत प्रदान किया गया था। फिर क्या हुआ कि सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद सन 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को प्रदान किया गया, जबकि सन 1975 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यह दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद सबसे हालिया जो प्रदान किया गया वो वर्ष 2001 में उत्तराखंड को। अब ऐसे राज्यों को बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि जब कोई केंद्रीय सहयोग का योजना अगर वहाँ चालू की जाती है तो उसके तहत जो राशि प्रदान की जाती है उनमें से 90% राशि जो है अनुदान के रूप में होती है और 10% जो है ऋण होता है।
ठीक। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है या इनका कब्रगाह कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में स्थित है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, नालंदा। और ये यूसुफ शाह चक के बारे में थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिहार के इतिहास में इनका मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर कश्मीर के इतिहास में इनका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके लिए इन पर कभी कभी सवाल पूछ देता है ना। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आनंदमय बिहार या ब्लिसफुल बिहार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार। और प्रश्न नंबर 14 है कि अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? तो एकदम रट्टा होना चाहिए आपको। पोर्ट ब्लेयर का किया गया है, मतलब पोर्ट ब्लेयर की जगह श्री विजयपुरम किया गया है। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और हमारा अंतिम है 15वां नंबर प्रश्न कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिले हैं भाई साहब, याद रखिएगा। सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है 12 है। तो सही विकल्प सी। अब इन जिलों की अगर हम बात करें तो मैप देखेंगे, बड़ा बेहतरीन है। इनमें शामिल हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम सेट नंबर 4 में लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें और बेहतरीन तैयारी करते रहें। आई होप कि आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। नमस्कार, जय हिंद।